स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम 3 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे। और पहला टॉपिक है जनरल फीचर्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, दूसरा है बाइंडिंग एनर्जी, वेरिएशन इन बाइंडिंग एनर्जी, और इसके बाद जो तीसरा टॉपिक है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जनरल फीचर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रांजिशन एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इनका पहला जो करैक्टर है, तमाम के तमाम जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ये मेटेलिक इन नेचर होते हैं। यानी मेटेलिक का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं आसानी से, जैसे कि मैंने लिखा दे आर ऑल मेटेलिक इन नेचर। इसके बाद ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स होते हैं ये इंडस्ट्री में जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं, लाइक प्लेटिनियम, प्लेडेनियम और आयरन, वेनेडियम। जैसे कि हमने देखा इंडस्ट्री के अंदर जब हम कोई भी चीज़ ऑयल से बनास्पति घी में कोई चीज़ तब्दील कर लेते हैं, ऐसे में हमने प्लेडेनियम कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ करते हैं। हेबर प्रोसेस में हमने देखा आयरन को कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ किया गया है। और इसी तरह से हम सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्मेशन में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को यूज़ करते। तो ये इंडस्ट्री में ये एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, इसलिए मैंने लिखा दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इंडस्ट्री। तो इनमें से जिस तरह पीटी प्लेटिनियम और पीडी प्लेडेनियम और इसके बाद आयरन और वेनेडियम एटीसी। इसके बाद जो ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स होते हैं इनकी ये बड़े हार्ड होते हैं, इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। इसका रीज़न ये है कि इनके अंदर मेटेलिक बॉन्ड होता है, स्ट्रांग मेटेलिक बॉन्ड होता है, और जिसकी वजह से ये हार्ड होते हैं और स्ट्रांग इंटर एटॉमिक फोर्सेस होते हैं, और जिसकी वजह से हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे मैंने लिखा दे आर हार्ड एंड ए हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसके बाद जो ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स होते हैं ये इलेक्ट्रिक करंट और हीट के गुड कंडक्टर्स होते हैं। इसका रीज़न ये है कि ये मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, इनको डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक करंट और हीट को एक जगह से दूसरी जगह इनकी वजह से मुंतकिल होती है। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद ये एलोइस बनाते हैं। एलोय क्या है, देखें, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स। होमोजेनियस 2 या 2 से ज़्यादा मेटल को हम एलोय कहते हैं। मिसाल के तौर पर ब्रास एक एलोय का नाम है, इसमें कॉपर और प्लस जिंक होता है। इन दोनों के कम्बिनेशन से हम एक मिक्सचर बनाते हैं, मेटल बनाते हैं, और इसको एलोय कहते हैं। इस पे डिटेल पे आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट एक जैसा नहीं रहता है। इसका रीज़न ये है कि क्योंकि इनके वैलेंस शेल में हमेशा s और d ऑर्बिटल मौजूद होता है, और s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और d में 10 इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश होता है। तो लिहाजा ये 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम ये 7 इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने लिखा दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके बाद इन ट्रांजिशन एलिमेंट के जो आयंस होते हैं, इनके जो कंपाउंड्स होते हैं, ये कलर्ड होते हैं। नेचर में कलर्ड इसलिए होते हैं क्योंकि इनका जो d ऑर्बिटल होता है वो ब्रेक हो जाता है। नतीजे के तौर पर 2 एनर्जी लेवल्स बनते हैं, हायर एनर्जी लेवल एंड लोअर एनर्जी लेवल, जहां इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करता है। इसके बारे में भी इंशाल्लाह इनकमिंग लेक्चर्स में हम आपको समझा देंगे। इसके बाद ये जो एलिमेंट्स होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, इनको कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब इनको कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसका रीज़न इंशाल्लाह अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर भी इनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, और दूसरी बात ये इंटरस्टेशियल कंपाउंड्स बनाते हैं। इनका d और s ऑर्बिटल होता है, और जिसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर यूज एज अ कैटलिस्ट। इसके बाद दे आर फॉर्म यूज एज अ कैटलिस्ट। इसके बाद दे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। ये कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स अनलाइक इस तरह के कंपाउंड्स बनाते हैं, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे भी डिटेल हमें डिस्कस करना है। वो तमाम ऐसे कंपाउंड्स जो कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स आयन पर मुश्तमिल हो और वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करे, उनको कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं। तो
तो ये इनका एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, फीचर्स थे जो हमने डिस्कस की। इसके बाद इसमें जो दूसरा टॉपिक है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तो हमारा पहला टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक इनके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में भी है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हमें जो हमने लिया है आपके जो फर्स्ट ट्रांजिशन जो कि थर्ड डी सीरीज कहते हैं और इनका ताल्लुक है 4s पीरियड से ताल्लुक है। तो ऐसे में 4s पीरियड में जो एलिमेंट्स हैं आपको पता है, फर्स्ट में हमारे पास पोटाशियम होता है और सेकंड में हमारे पास कैल्शियम होता है, और इसी तरह से उसके बाद स्कैंडियम, ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट है, फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट है, और ये आप पिछले लेक्चर आप सुने 3D सीरीज से इसका ताल्लुक है। तो ये जो हमारे पास स्कैंडियम है इसका एटॉमिक नंबर है 21 है, और टाइटेनियम का है 22, वेनेडियम का है 23, और इसके बाद क्रोमियम का 24, मैग्नीज का है 25, और आयरन का है 26, कोबाल्ट का 27, निकल का 28, कॉपर का 29 और जिंक का हमारे पास 30 है। आपके सिलेबस में स्कैंडियम से आपको जिंक तक इन एलिमेंट को याद करना है। ये 10 एलिमेंट है और आपको बाकी ट्रांजिशन एलिमेंट आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। अच्छा देखिए, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ पर देखे आर्गोन। आर्गोन का एटॉमिक जो नंबर है ये हमारे पास 18 होता है, और इसको शार्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आर्गोन हमने लिखा। 18 तक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, और इसके बाद 21 है तो 2 इलेक्ट्रॉन 4s2 में गए और 1 इलेक्ट्रॉन यानी 3d1 में चला गया। तो इसी तरह से हमें पता चला कि स्कैंडियम के अंदर जो d ऑर्बिटाल में 1 इलेक्ट्रॉन है और s ऑर्बिटाल में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद टाइटेनियम में देखें आप, आउटर मोस्ट शेल में d में 2 इलेक्ट्रॉन है, s में 2 है। इसके बाद वेनेडियम में d में 3 है और s में हमारे पास 2 है। जब हम क्रोमियम में आते हैं, देखिए इसको मैं स्टार लगा लेता हूँ, इसको अच्छी तरह याद करना है। जब हम क्रोमियम में आते हैं तो देखिए हालांकि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन आप देखिए इधर से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ, यानी 4s इलेक्ट्रॉन 3d में शिफ्ट हो गया है। हालांकि होना तो इसमें 4। देखिए जब d ब्लॉक में या d ऑर्बिटाल में जब इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं तो वो क्या करता है, d ऑर्बिटाल अपने आप को स्टेबल करने के लिए यानी हाफ फिल्ड या डीजेनरेटिंग ऑर्बिटाल बनाने के लिए अपने बराबर 4s इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, और नतीजे के तौर पर ये d ऑर्बिटाल 3 यानी 3d4 नहीं बनाया बल्कि 3d5 बनाया। रीज़न क्या है, फॉर द स्टेबिलिटी, क्योंकि d ऑर्बिटाल हमेशा या तो 10 इलेक्ट्रॉन में स्टेबल होता है या तो हाफ फील्ड 5 में होता है। तो इसका रीज़न ये हुआ कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए और ग्रेटर न्यूक्लियर चार्जेस की वजह से s इलेक्ट्रॉन को छीना, एबनॉर्मलिटीज़ पैदा हो गई, और इसी तरह से इसके अंदर देखें आप इसका 3D यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना। इसके बाद मैग्नीज में तो वैसे भी 5 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए 7, और इसी तरह से आयरन में देखें इलेक्ट्रॉन जब हाफ फील्ड हो गए 1 इलेक्ट्रॉन इजाफा पेयर हो गया, तो D में हमारे पास 6 और S में 2। कोबाल्ट में देखें D में हमारे पास 7 और इसी तरह से S में हमारे पास 2। निकल में देखें D में हमारे पास 8, S में 2। लेकिन जब हम कॉपर में आते हैं, मैं इसको स्टार लगा लेता हूँ, जब हम कॉपर में आते हैं तो देखें आप इसमें D9 होना चाहिए 3D9, लेकिन जब ये 9 पे पहुंचता है तो बराबर से इलेक्ट्रॉन को छीन लेता है, क्योंकि इनके बीच में एनर्जी लेवल कम होता है, छीन कर ये 3D10 बना लेता है। हालांकि 10 नहीं होना चाहिए 9, लेकिन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से इलेक्ट्रॉन छीन कर ये 10 बना लेता है। इसके बाद जिंक में देखें 3D में 10 और इसके बाद 4s में हमारे पास 2 है। ये हो गया 10 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास है बाइंडिंग एनर्जी है। देखिए बाइंडिंग एनर्जी के वेरिएशन हमें पढ़ना है, और बाइंडिंग एनर्जी क्या है, देखिए किसी भी मेटल के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स को आपस में
बाइंड करके रखने वाली जो कुव्वत है, जो एनर्जी दरकार होती है, उस एनर्जी का नाम क्या है? बाइंडिंग एनर्जी कहा जाता है। यहाँ पर हमें बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास जो है पीरियड हमारे पास 4s का जो कि पीरियड 4 का पढ़ना है, और इसके अंदर जो 3D सीरीज़ का हमें बाइंडिंग एनर्जी को डिस्कस करना है। तो इसी तरह से देखिए, इसके वेरिएशन पे बात करना है, और इसके बाद इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे भी बात करना है, इनके हार्डनेस पे भी बात करना है। तो मैंने यहाँ पे एक की बनाया, यहाँ पर कीवर्ड्स लिखा है। बाइंडिंग एनर्जी हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मेटेलिक बॉन्ड के। अगर मेटेलिक बॉन्ड मजबूत होगी तो बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी। इसी तरह से मेटेलिक बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी किसी भी मेटल में जितने ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे इतने ज़्यादा बॉन्ड आसानी से बनेगा। और अनपेयर इलेक्ट्रॉन या मेटेलिक बॉन्ड या बाइंडिंग एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी गैप, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर एस और जो हमारे पास एस है और इसके बाद डी है, इनके बीच में एनर्जी गैप। तो जितना एनर्जी गैप होगा तो बाइंडिंग एनर्जी हमेशा कम होगी और मेटेलिक बॉन्ड हमेशा कमज़ोर होगी। तो ये कीवर्ड है, आप इसको पहले याद करें। तो अब हम बात करते हैं कि जब हम देखें, हम पीरियड 4 की बात करेंगे। हमने ग्राफ बनाया है, वाई एक्सिस में हमने बाइंडिंग एनर्जी रखा है और एक्स एक्सिस में हमने एटॉमिक नंबर को रखा है। और सबसे पहले हम बात करेंगे पीरियड हमारे पास 4, और अगर ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करेंगे तो 3D सीरीज़। आप मेरे पहले लेक्चर को आप समझे तो ये तमाम बातें आपको आसानी से समझ आएंगे। तो देखिए आप कि सबसे पहले हमारे पास से पोटाशियम है। पोटाशियम के आउटर मोस्ट शेल में 4s1 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये एक मेटेलिक बॉन्ड बनाएगा, इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होगी और बाइंडिंग एनर्जी कम होगी। मेटेलिक बॉन्ड कमज़ोर होगी, बाइंडिंग एनर्जी, क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड एक है तो लिहाजा मेटेलिक बॉन्ड कमज़ोर, बाइंडिंग एनर्जी कम होगी। और ये सॉफ्ट होगा और इसी तरह से जब हम कैल्शियम में आते हैं, पोटाशियम से कैल्शियम में आते हैं तो 4s2 है। ये 2 मेटेलिक बॉन्ड बनाएगा और इसकी बॉन्ड ज़्यादा मजबूत होगी, बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी। ग्राफ देखो ऊपर जा रहा है। और इसी तरह से जब हम स्कैंडियम में जाते हैं तो ये 3 मेटेलिक बॉन्ड बनाएगा, इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी, बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी। टाइटेनियम में आएंगे तो ये 4 बनाएगा, बाइंडिंग एनर्जी, मेटेलिक बॉन्ड सब चीज़ें ज़्यादा होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए। इसके बाद देखें आप अनपेयर इलेक्ट्रॉन आप इधर से भी देख सकते, आप देखें टाइटेनियम में आप देखें नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ से देखें 2 इधर होंगे, और इसी तरह से ये मिक्स होने के बाद ये बॉन्ड बना लेते हैं। इसके बाद जब हम वेनेडियम में जाते हैं तो इसके ये हार्डनेस भी इसमें ज़्यादा है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम है। अब देखें आप वेनेडियम इधर आप देख लें, वेनेडियम हमारे पास देखिए, इसका रीज़न ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन ये है और 3 ये है, तो ये टोटल 5 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। तो लिहाजा इसकी मेटेलिक बॉन्ड बहुत मजबूत होगी और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। जब हम क्रोमियम में जाते हैं तो हालांकि इसको ऊपर जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा नीचे की तरफ आ रहा है। रीज़न क्या है? देखें रीज़न क्रोमियम में, रीज़न आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप देख लें। जब ये क्रोमियम में पहुंचता है ना, तो ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन इससे छीन लेता है। और क्रोमियम के अंदर क्या होता है, देखिए आप, इसको मैं इधर लिखता हूँ, क्रोमियम में 3d5 बन जाता है। और हमें पता है कि 3d5 हाफ फील्ड होता है, ये स्टेबल होता है और इसलिए बॉन्ड बनाना पसंद नहीं करेगा, इसके अंदर स्टेबिलिटी आ जाती है। रीज़न ये है, इसलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, नंबर ऑफ बॉन्ड कम होंगे। इसके बाद जब हम मैग्नीज में आते हैं तो देखें इसकी स्टेबिलिटी और भी बढ़ जाती है। देखें एस भी कंप्लीट होता है और डी हाफ फील्ड होता है, स्टेबल और स्टेबल होता है, इसीलिए इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, बहुत ज़्यादा कम होगा, सबसे कम होगा। और इसके बाद देखें, और इसी तरह से इसके ये जो है ना ये सॉफ्ट होगा। इसके बाद जब हम आयरन में जाते हैं तो देखें ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिर बढ़ जाते हैं। रीज़न क्या है, आप इधर आ जाए कि यहाँ पर देखें आयरन में आप चेक करें, इसके अंदर देखें अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ एक पेयर हो गया है। अब ये डीजेनरेटिंग ऑर्बिटल ऊपर वाले थे, अब ये डीजेनरेटिंग ऑर्बिटल नहीं है। अब देखिए 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर है, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो इसलिए इनके बीच में क्या हो गया, रिपल्जन पैदा हो गया और हाईली अनस्टेबल हो गया। जब हाईली अनस्टेबल होगा तो ये बॉन्ड बनाने में क्या करेगा, प्रेफर करेगा, इसलिए यानी इसके नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा बनेंगे। इसके बाद कोबाल्ट में जाते हैं तो देखें स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी और बढ़ जाती है
2 पेयर होते हैं और 3 अनपेयर होते हैं, रिपल्जन पैदा होता है और इसलिए बॉन्ड बनाने में ज़्यादा प्रेफर करेगा। निकल में जाते हैं तो स्टेबिलिटी और पैदा हो, ये अनस्टेबल हो जाते हैं, 3 पेयर हो जाते हैं और ये 2 अनपेयर होते हैं, रिपल्जन पैदा होता है, एनर्जी गैप ज़्यादा होना शुरू हो जाती है और इसी तरह से इनके बीच में फिर ये बॉन्ड बनाने में प्रेफर करेगा। इसके बाद जब हम कॉपर में आते हैं तो देखिए कॉपर के अंदर क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन को छीन कर ये अपने आप को बिल्कुल स्टेबल बनाता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन जब तमाम के तमाम या तो पेयर हो या तमाम के तमाम अनपेयर हो तो उस डी ऑर्बिटल को हम स्टेबल डी ऑर्बिटल कहते हैं, और जिसमें कुछ पेयर हो और कुछ अनपेयर हो तो इसको हम अनस्टेबल डी ऑर्बिटल। तो यहाँ देखें आप कॉपर में स्टेबल डी ऑर्बिटल हो गया और एस अनस्टेबल है। इसी तरह से इसकी बॉइलिंग देखें, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बाइंडिंग एनर्जी कम हो गई। फिर जिंक में आते तो बिल्कुल नीचे आ गई। देखिए इसका रीज़न ये है कि जिंक बिल्कुल स्टेबल है, डी भी स्टेबल है, एस भी स्टेबल है, तो लिहाजा ये बॉन्ड बनाना बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। तो इसलिए हमारे पास क्या होगा कि मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज इंक्रीज क्यों हो गई, फिर डिक्रीज क्यों हो गई, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, ये सारे रीज़न इसी वजह से है। इसके बाद एक और टर्म है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, ट्रांजिशन एलिमेंट में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। रीज़न क्या है, 2 रीज़न है। एक रीज़न क्या है, प्रेजेंस ऑफ डी एंड एस ऑर्बिटल। दूसरे ये है कि एस और डी ऑर्बिटल एक दूसरे के एनर्जी गैप कम है, आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। तो जैसे मैंने लिखा, ट्रांजिशन एलिमेंट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, रीजन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी एंड एस ऑर्बिटल, ड्यू टू स्मॉलर एनर्जी गैप बिटवीन एस एंड पी ऑर्बिटल। इसके बाद देखिए स्कैंडियम हमेशा +2 और +3 बनाएगा। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखें, या तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा 2s से 1, या तो ये 2 लॉस करेगा। और टाइटेनियम में देखें +2, +3, +4 बना सकता है। रीज़न आप देख लें, टाइटेनियम में तो +2 ये दोनों इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं s से, और +3 का मतलब ये है कि 2 के साथ एक और जा सकता है, और 4 का मतलब ये है कि यानी 4 के 4 इलेक्ट्रॉन सारे ये डोनेट कर सकता है। इसके बाद आप डायरेक्ट आ जाए मैग्नीज में। देखें मैग्नीज सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, +1, +2, +7 तक मोस्ट है, यानी मतलब सबसे ज़्यादा जो है ना ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो इसका रीज़न आप देखें, मैग्नीज के अंदर देखें सारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, और इसके बाद देखें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो इसी तरह से 5 ये हो गए, 2 ये 7। इसके बाद देखें आयरन में आते हैं तो इसकी भी ऐसे है कि हमारे पास +6 तक जाता है, कोबाल्ट में देखें +5, निकल में +4 तक जाता है, और कॉपर में +3 तक, और जिंक में +2, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन एस से चले जाते हैं। देखिए ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्ज़ाम में आपको इस तरह भी पूछ सकते हैं कि इस तरह से मिसाल के तौर पर आप रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में पूछ सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपसे इस तरह सवाल पूछ सकते हैं कि मैग्नीज जो है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा रिड्यूसिंग स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, या मैग्नीज हमारे पास +5 में ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। रिड्यूसिंग एजेंट किसे बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत। तो ये मैग्नीज 0 में स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। +5 में दिया है और मज़ीद देना चाहता है, लेकिन इतना नहीं जितना इसमें 0 में है। तो ये आप ये चीज़ें याद करें कि रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन देने वाले को कहते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन लेने वाले को कहते हैं। तो आपसे सवाल करेंगे, देखें टाइटेनियम +2 में ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होगा +3 में, तो +2 में ज़्यादा होगा क्योंकि ये +3, +4 तक दे सकता है। इसी तरह से पूछेंगे कि टाइटेनियम +4 में ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या +3 में, तो +4 में ज़्यादा होगा क्योंकि ये यानी 4 इलेक्ट्रॉन दिया है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन अभी लेना पसंद करेगा। तो इस तरह से आपको एग्ज़ाम में रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर मतलब इनके ऑक्सीडेशन स्टेट को सामने रखकर आप कंपैरेटिवली कोई ना कोई सवाल आपसे पूछ सकते हैं।